जय हिंद। तो हम लोग अगले वीडियो में यहाँ तक जान लिए थे। अब आप इसको बना सकते हैं 4.6 को। यहाँ पे एगो वृत्त दिया है, संलग्न आकृति देकर लिखिए। तो इसको देख कर लिखना है। तो वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है और 3 त्रिज्या। तो 3 त्रिज्या लिखना है। तो देखो जो केंद्र से परिधि को मिलाती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो 3 त्रिज्या कौन सा है? ओ सी और ओ बी और ओ ए, ये 3 त्रिज्या हो गई। और एक व्यास, तो एक व्यास कौन सा है? तो ए और सी एगो व्यास है, क्योंकि ये त्रिज्या का डबल है। एक जीवा कौन सा है? तो एक जीवा ई और डी है, जो परिधि पर, जो वृत्त पर दो रेखाओं को मिलाने वाली, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। तो ई डी एक जीवा है। अभ्यंतर में दो बिंदु, तो अभ्यंतर में दो बिंदु कौन है? पी, ये पी हैं, बिंदु पी और बिंदु ओ है, जो अभ्यंतर यानी कि अंदर हैं। बहिर्भाग में एक बिंदु, तो बहिर्भाग में पी है। एक त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड क्या है? ए ओ बी। ए ओ बी क्या है? एक त्रिज्या खंड है। एक वृत्त खंड क्या है? तो ई और डी, इसको वृत्त खंड बोलेंगे। इसे काट कर निकाल देंगे तो क्या अब हो गया? इस तरह का इस चित्र को देखकर इसके एक का हो गया। और दो में क्या पूछा है कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? तो हाँ होता है। लेकिन व्यास क्या होता है? व्यास सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा जीवा है। तो वही कह रहे हैं कि वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। तो बोलेंगे हाँ, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है? तो ना, ये नहीं होता है, क्योंकि जीवा जो होता है सबसे बड़ी जो व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी रेखा को बोला जाता है। जैसे कि ए और सी ये व्यास है। तो कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। उसके केंद्र, एगो वृत्त खींच लेना है, ऐसा लंबा गोल कर लेना है, उसका केंद्र दिखाना है। केंद्र कहाँ है? तो जहाँ पर ये लोहा वाला भाग खींचे हैं उस बिंदु को केंद्र लिख देंगे, मतलब वहाँ पर सी या कुछ भी ओ वगैरह नाम दे देंगे। और बी में एक त्रिज्या खींचना है उसी से, फिर उसमें एक वृत्त खंड खींचना है, फिर एक व्यास खींचना है, फिर उसका अभ्यंतर में एक बिंदु दिखाना है, फिर उसका बहिर्भाग यानी बाहर भाग में कोई बिंदु दिखाना है, फिर त्रिज्या खंड दिखाना है और एक चाप दिखाना है। तो आप ये भी बना सकते हैं। चौथा में दिया है क्या कि सत्य और असत्य बताइए। तो वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये सही है कि वृत्त के जो दो होंगे वो अवश्य एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे प्रतिच्छेद। मान लो ये वृत्त है, तो वृत्त हैं, तो यहाँ पर मान लो केंद्र यहाँ से रखकर खींचा है मैंने, तो दो व्यास जब होंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो मान लो एगो यहाँ से ये व्यास हो गया, ये ओ है, और फिर अगर यहाँ से हम व्यास खींच रहे हैं तो देखो एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये बात सही है कि हाँ वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। तो आप लोग कोशिश करते रहना। जैसे कि हमने एक वृत्त खींच दिया, वृत्त खींच देना है। वृत्त खींचने के बाद ये क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे रख लेते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन भी दिखाई देगा और आंसर भी। अब क्या कर रहा है? इसका केंद्र, तो इसका केंद्र हमने ये दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। और फिर बी में क्या कर रहे हैं? एक त्रिज्या, तब सेंटर से मिलाने वाले परिधि को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या भी हो गया, इसको हम नाम बी दे देते हैं। और सी में क्या दिया है कि एक वृत्त खंड है ना, नहीं यहाँ पर सी एक व्यास। तो अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा, अर्थात हम इसको ए बी नाम दे देते हैं। ये व्यास भी हो गया इसी में। अब क्या कर रहा है? सी डी में क्या? एक त्रिज्या खंड। एक त्रिज्या खंड क्या होगा? अगर यहाँ से यहाँ हम ले लेते हैं तो देखो ये जो निकलेगा इसका नाम सी देते हैं। ये क्या होगा? ये त्रिज्या खंड हो जाएगा कि बी ओ सी, ये त्रिज्या खंड हो गया। अब क्या? अब ई में कर रहा है कि एक वृत्त खंड। तो वृत्त खंड एगो निकलना है, तो एगो यहाँ बिंदु और एगो यहाँ बिंदु, और दोनों को मिलाकर इसको काट कर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वृत्त खंड हो जाएगा। और इसको काट कर निकाल देंगे तो ये त्रिज्या खंड हो जाएगा, और ये यहाँ से वृत्त खंड हो जाएगा। तो इसका नाम हम दे देते हैं डी और ई। अब क्या पूछा है कि उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, तो एक अभ्यंतर यानी कि अंदर में एगो बिंदु। तो ऐसे तो वो अंदर ही बिंदु है, लेकिन आप यहाँ भी पी मान लो बिंदु जो ले सकते हो अंदर में। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, तो बाहर भाग में एगो बिंदु ले लो, क्यू ले लो, हो गया। और क्या? एक चाप, तो एक चाप जो है यहाँ पर ऐसे करके ऐसे एगो चाप ले लेंगे, हो गया चाप। इसी को चाप बोला जाता है। अब यहाँ पर बिंदु दो है तो नाम इसको देते कुछ भी दे सकते हैं, जी एच। तो इस तरह ये सारे चीज़ आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए ये चौथा अध्याय ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इसमें। तो हमने क्या चर्चा की। तो एक बिंदु स्थित निर्धारित करता है कि
निर्धारित करना है कि इसे सामान्यतः अंग्रेजी का बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कोई भी होगा बड़े अक्षर से व्यक्त करेंगे। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को ए बी से दर्शाते हैं। ए बी और बी ए दोनों एक ही रेखाखंड को दर्शाते हैं। ठीक है, ए बी कहो या बी ए कहो, दोनों एक ही रेखा को दर्शाते हैं और ये सबसे कम दूरी को बताते हैं रेखाखंड। ऐसे ऐसे घूम कर जाना नहीं होता, एकदम बहुत शॉर्ट दूरी को बताते हैं। तो ये आ गया समझ में। अब 3 नंबर दिया है कि जब एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसे ए बी यानी कि दोनों तरफ एरो से व्यक्त किया जाता है। इसे कभी कभी एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। तो ये रेखा का परिभाषा दिया है कि रेखा किसे कहते हैं, उसी का परिभाषा है जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। रेखाखंड जिसका शुरू भी है अंत भी है, और रेखा का ना शुरू है ना अंत है। तो 4 में दिया है कि दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती या काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर दिया है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात नहीं काटती तो वे समानांतर रेखाएं कहलाती। एकदम समानांतर मतलब दोनों बराबर जाएगी। अब 6 नंबर में दिया है किरण रेखा एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। यानी कि यहाँ पर स्रोत तो है कि प्रकाश से निकल रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये अनंत होता है। तो रेखा इस किरण को क्या होता है, शुरू होता है, अंत नहीं होता है। कागज़ से बना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी को एक वक्र कह सकते हैं। इस संदर्भ में एक रेखा भी एक वक्र है। ठीक है, इस संदर्भ में एक रेखा भी एक वक्र है। अब देखो, अब इसको समझ गए कि जो है कागज़ से बिना पेंसिल, ये कागज़ से बिना पेंसिल कह रहे हैं कि उठाए, ये जो आकृति बन रही है ये कि देखो ये परछाई जो बन रही है ना, ये क्या होगा, एक रेखा होगा, लेकिन ये वक्र रेखा होगा। वही कह रहा है यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र यानी सिंपल कर्व कहलाती है। एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हो बंद वक्र कहलाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमावदार रहेगा, ऐसे मिला रहेगा तो अन्यथा उसे खुली वक्र कहते हैं। अन्यथा मतलब खुला रहेगा तो उसे खुली वक्र कहते हैं। रेखाखंडों से बनी आकृति देखो यहाँ से 10 नंबर में 10 का 1, तो रेखाखंडों से बनी आकृति एक बहुभुज कहलाती है। यहाँ बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो वह बहुभुज की आसन भुजा कहलाती है। ठीक है, जो दोनों में शामिल हो, जैसे ऐसे और ऐसे है तो ये भी भुजा और ये भी भुजा, ये दोनों में शामिल रहती है, आसन भुजाएं कहलाती है। ये अगर समझ में, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में शामिल है बिंदु। तो 3 नंबर जो भुजाएं जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं, जैसे एक भुजा दो भुजा यहाँ मिल रही है ना, तो इसका क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, नहीं वर्टेक्स कहेंगे इंग्लिश में। अब यहाँ पर बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष यानी एडजेसेंट वर्टाइस कहते हैं। ऐसे शीर्ष जो आसन नहीं है वो मिलने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण यानी डायगोनल कहलाता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें से एक कोण बनता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक दो बिंदु मतलब यहाँ से और यहाँ से, तो उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों में, तो इसी से को कोण बनता है, दो अभिनिष्ठ रेखाओं से वो कोण बनता है। ठीक है, जैसे दो किरणें ओ ए और ओ बी मिलाएंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बनाती है। इसे कोण बी ओ ए भी लिख सकते हैं और ए ओ बी भी लिख सकते हैं। मतलब जो कोण बन रहा है वो बीच में रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो ये कोणों से संबंधित 3 क्षेत्र हैं। और देखो कोण पर कोण के अभ्यंतर और कोण के बहिर्भाग। तो कोण पर एक बिंदु दे सकते हैं, जैसे कोण पर देखो ये क्या है, जैसे ये हो गया, ये कोण पर एगो बिंदु है, यहाँ पर मान लो एगो कोण के यहाँ पर अभ्यंतर बिंदु है और यहाँ पर कोण के एगो बहिर्भाग में बिंदु है। क्यों, ये बिंदु एगो कोण पर, एगो कोण के अंतः, एगो बहिर्भाग। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब ये दिया है त्रिभुज यानी ट्रायंगल
ट्रायंगल एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसको शीर्षों के एक क्रम के अनुसार नामांकित करना चाहिए। किसी चतुर्भुज ABCD में AB और DC तथा AD और BC सम्मुख भुजाओं के युग्म है। कोण A कोण B कोण A और कोण C तथा कोण B और कोण D सम्मुख कोणों के युग्म हैं। कोण A और कोण B आसन कोण हैं। ऐसे ही आसन कोणों के 3 अन्य युग्म हैं। तो ये समझ गए, ये तो पहले वीडियो में बता दिया गया है। बस यहाँ पर मूल बिंदु क्या क्या हमने चर्चा की उसके बारे में देख रहे हैं। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी यानी बराबर दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। यहाँ से बिंदु से बना ठीक को कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त केंद्र कहलाता है। निश्चित दूरी समान दूरी त्रिज्या कहलाती है तथा वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा यानी कोण कहलाती है। तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर घिरकर बनता है एक त्रिज्या खंड यानी सेक्टर कहलाता है। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है। वृत्त के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु उससे 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल कहलाता है। तो ये जितना भी सब बताया गया है उसका मान लो ये परिभाषाएं हैं। इसको आप लिख कर नोट्स में और उसको याद करना है। ये सारे परिभाषाएं हैं ये और इस पेज में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो प्रारंभिक आकारों का समझना है। तब तक के लिए आप लोग इसका फेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।